अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिटेल में ब्लड वेसल सीवीएस की जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो सारा पैटर्न हमने पढ़ लिया था कि सिस्टमिक पल्मोनरी सारा। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन है, सही है। सबसे पहली इक्वेशन जो हमारे पास है वो है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू बटा हुआ ए। अब क्यू का क्या मतलब है? क्यू का मतलब है ब्लड फ्लो मिलीलीटर पर मिनट, कि एक मिनट में कितना मिलीलीटर ब्लड फ्लो कर रहा है। ए का क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि जिस ट्यूब के अंदर ये फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है। अब एक मिनट के अंदर इस ट्यूब से कितना ml ब्लड फ्लो कर रहा है, एक मिनट में कितना ml ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको मैं ऊपर लिखूंगा, ये क्यू हो गया, बटा हुआ इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, वो मैं ए है जो एरिया, नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मैं नीचे लिखूंगा, सही है। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब इसमें जो है वो हमारे पास दो तीन बातें हैं। जो ब्लड वेलोसिटी हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ब्लड फ्लो के। जाहिर है जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, यानी जितना ज़्यादा एक मिनट में जितने ज़्यादा मिलीलीटर ब्लड फ्लो करेगा उतना क्यू ज़्यादा होगा, और क्यू और वी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उतना वी ज़्यादा होगा। इन्हें देखो ना, वी इज इक्वल टू क्यू बटा हुआ ए। तो इसके नीचे जब कुछ नहीं होता तो एक होता है, तो V और Q एक दूसरे के क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उतना वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आप एरिया को बढ़ाओगे, यानी इसका लुमेन ज़्यादा करोगे इस पाइप का, उतना इसके अंदर ब्लड की जो वेलोसिटी है वो कम होगी। जितना ये तंग होगा उतना एरिया क्या होगा? थोड़ा होगा, और एरिया थोड़ा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिनमें से एक चीज़ कम हो तो दूसरी ज़्यादा होती है, एक ज़्यादा हो तो दूसरी कम होती है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? ब्लड फ्लो के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? एरिया के। अब मिसाल के तौर पर ब्लड वेलोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? एआर्टा में। क्यों? क्योंकि एआर्टा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे थोड़ा है, और कैपिलरीज का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे ज़्यादा होता है। कल हमने पढ़ा था क्रॉस सेक्शनल एरिया किधर है, पेज सर, ठीक है, वो हमने पढ़ा था कि लेट सपोज ये आपके पास आर्टरी है, ये आर्टीरियोल है, इसकी ब्रांच है, इसके बाद कैपिलरीज होती है, तो कैपिलरीज का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा। एआर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो अगर ए कम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि जो ब्लड वेलोसिटी हैं वो सबसे ज़्यादा एआर्टा में है, क्योंकि एआर्टा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है। जितनी वेलोसिटी लो होगी, सही है, उतना एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर कैपिलरीज में, कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो हम कहेंगे कि कैपिलरीज के अंदर ब्लड बहुत आराम से जाएगा, यानी ब्लड की वेलोसिटी बहुत कम होगी, ताकि यहाँ पे इर्द गिर्द जो टिश्यू हैं उसके साथ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सके। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस क्या है? लेट सपोज ये मैंने एक कैपिलरी ड्रा की, ये एक टिश्यू ड्रा किया, तो अगर यहाँ पे ब्लड की वेलोसिटी लो होती है, क्यों लो होती है? क्योंकि कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो वेलोसिटी लो होती है, यानी ब्लड यहाँ पे बहुत आराम से जाता है। इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये है कि इस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इस टिश्यू में आ जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे वो कैपिलरीज में आ जाए, वेन्यूल्स में आ जाए, हो सके वो फिर दोबारा हम इसको ले जा सकें ऑक्सीजनेशन के लिए। यहाँ पे ब्लड में जो ग्लूकोज हैं, जो अमीनो एसिड हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो टिश्यूज़ के पास आ जाएं। ये कब पॉसिबल होगा? अगर ब्लड यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जाए और इन चीज़ों को निकलने का मौका मिले। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी
सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो की जो विलासिटी हैं वो एआर्टा में सबसे ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि एआर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा होता है, तो अगर ये थोड़ा हो तो ये ज़्यादा होगा, विलासिटी ज़्यादा होगी। और कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए विलासिटी वहाँ पे थोड़ी होती है। तो दीजिए पर इस पे अब ये जो क्यू है ब्लड फ्लो, V इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू क्या था? ब्लड फ्लो बटा हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्यू को हम ज़रा इस पे बात करते हैं। ब्लड फ्लो यानी क्यू, ये इसका फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी बटा हुआ आर। अब डेल्टा पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस। मतलब ये लेट सपोज ये एक ट्यूब है, ट्यूब के इस साइड पे प्रेशर है इतना और इस साइड पे प्रेशर है इतना। लेट सपोज ये हैं 10, ये हैं 5। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डेल्टा पी है यानी प्रेशर का डिफरेंस है, डेल्टा पी किसे कहते हैं? डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 माइनस P5। तो ये क्या हो गया? डेल्टा पी इज इक्वल टू P5। तो जो चेंज है, जो यहाँ के प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस है, वो क्या आ गया? 5। अब जितना ये प्रेशर ज्यादा होगा उतना ब्लड का फ्लो क्या होगा? यानी ये मैंने एक मिसाल दी ना आपको, दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे P हैं 100 और यहाँ पे P हैं 10। तो अब मुझे बताओ डेल्टा P कितना हो गया यहाँ पे? 90। डेल्टा P इज इक्वल टू P 100 माइनस P 10 इज इक्वल टू P 90। अब मुझे बताओ यहाँ का डेल्टा P है आपके पास 5, यहाँ का डेल्टा P है 90। तो Q यानी ब्लड फ्लो कौन सी केस में ज़्यादा होगा? इस केस में या इस केस में? इस केस में, क्योंकि ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। जितना डेल्टा पी ज़्यादा होगा उतना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। जितना इन दो में प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी स्पीड से ब्लड फ्लो करेगा, उतना 1 मिनट में ज़्यादा मिलीलीटर ब्लड जाएगा। क्यों क्या है कि कितने मिलीलीटर ब्लड गया 1 मिनट में? समझ नहीं आई? तो अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो 1 मिनट में ज़्यादा मिलीलीटर ब्लड जाएगा, यानी क्यू ज्यादा होगा। क्यू क्या है? ये डेल्टा पी और क्यू क्या है? क्यू है ब्लड फ्लो के 1 मिलीलीटर 1 मिनट में कितने मिलीलीटर ब्लड एक जगह से गुजरता है। तो ये एक जगह है, इसके थ्रू 1 मिनट में कितना मिलीलीटर ब्लड जाता है, इसको कहते हैं क्यू। ये कब ज्यादा होगी? जब इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो प्रेशर का डिफरेंस यानी डेल्टा पी है ये ज्यादा होगा। जितना डेल्टा पी ज्यादा होगा उतना क्यू ज्यादा होगा। क्यू क्या है कि 1 मिनट में कितना ml ब्लड इधर से गुजरता है, 1 मिनट में कितना ml ब्लड गुजरता है, ये क्यू है। समझ नहीं आई आप? आर के ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर के ये क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस। देखो जितनी आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस का क्या मतलब? लेट सपोज यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, अंदर जो लुमेन है पाइप का वो तंग हो गया है। अब रेजिस्टेंट क्या है? मुखालफत इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? ये P10 वाला। यार इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, पी को छोड़ो, मुखालफत किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है क्योंकि रास्ता तंग है। अब मुखालफत ज़्यादा है मतलब आर ज़्यादा है। तो जब आर ज़्यादा होगी मुखालफत होगी तो क्यों कम होगी। यानी 1 मिनट में थोड़ा मिलीलीटर ब्लड इधर से जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 मिनट में ज़्यादा मिलीलीटर ब्लड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो रेजिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ब्लड का फ्लो थोड़ा होगा। जिस तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ब्लड का फ्लो यानी क्यू थोड़ा। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस कम है या नहीं है तो क्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। पदे बंदे पो इस पे समझ आ गई इसलिए। अब देखो इसकी सही समझ आई है कहने ही पपोई बे दिव्या। अब ज़रा इसी ब्लड फ्लो को हम हार्ट का ब्लड फ्लो के ज़रिए से हम उसको कंपेयर करते हैं। हार्ट के ब्लड फ्लो को हम क्या कहते हैं? 1 मिनट में
हार्ट से कितना मिलीलीटर ब्लड निकलता है निकलता है। इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। तो मैं कह सकता हूँ ना कि कार्डियक आउटपुट बेसिकली हार्ट का ब्लड फ्लो है, कि हार्ट से 1 मिनट में कितना मिलीलीटर ब्लड निकलता है। तो कार्डियक आउटपुट हार्ट का क्या है? हार्ट का क्या है? क्यू है। क्यू है मिलीलीटर पर। सही है ना? बहुत सही है। अब देखो कार्डियक आउटपुट का ब्लड फ्लो का फार्मूला क्या है? ब्लड फ्लो का ये Q इज इक्वल टू V बाई एंड इनवर्सली बाई A। इसकी बात हो रही है भाई, सही। इसकी बात हो रही है। Q का फार्मूला क्या है? डेल्टा P। डेल्टा P बटा R। वो तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो थी। डेल्टा अब वेलोसिटी जो है उसके 2 कंपोनेंट थे, Q और A। अब इस Q को हम डिस्कस कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू डेल्टा P बाई R। सही। अब देखो डेल्टा P का क्या मतलब है कि हाईएस्ट प्रेशर माइनस लोवेस्ट लोवेस्ट प्रेशर। अब हार्ट के अंदर सबसे हाई प्रेशर कहाँ पे होता है? आर्टरी के अंदर। आर्टरी। तो डेल्टा P को अगर मैं खोलूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? P और नीचे लिखता हूँ मीन आर्टीरियल प्रेशर, क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। सही। मीन आर्टरी। कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस्ड वॉल्यूम है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि आर्टरी की दीवारों में इलास्टिक टिश्यू होते हैं, वो इसको स्ट्रेच कंप्रेस करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर P हो गया, ये वाला P, बड़े वाला P, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। हार्ट की सारी सर्कुलेशन में सबसे कम प्रेशर कहाँ पे होगा? राइट एट्रियम में। देखो राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है ना, तो इसको हम सबसे लोवेस्ट प्रेशर वाली जगह कंसीडर करते हैं। समझ आई है? तो लो प्रेशर में P में मैं क्या लिखूंगा? राइट एट्रियल प्रेशर बटा हुआ R क्या है? रेजिस्टेंस। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है CVS, इसमें जो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास टर्म यूज होती हैं वो है TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कि जो सर्कुलेशन में साइडों पे जितनी भी रेजिस्टेंस हैं इसको हम TPR कहते हैं। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा P बटा R। पदे बंदे पॉइंट्स पे। तो अगर आपसे ये पूछे कि मंदरजाज़ेल में से कार्डियक आउटपुट का फार्मूला क्या है, तो कार्डियक आउटपुट का एक फार्मूला ये भी है। पॉइस वाले ये बिल्कुल ओहम्स लॉ की तरह है। जिस तरह करंट के लिए फिजिक्स में ओहम्स लॉ होता था ना, I इज इक्वल टू डेल्टा V बटा R, लेकिन क्योंकि वहाँ पे करंट थी तो हम वोल्टेज देखते थे, यहाँ पे फ्लो है तो हम प्रेशर देखते हैं, डेल्टा P बटा R, क्योंकि हम प्रेशर का डिफरेंस देखते हैं फ्लो में, ब्लड फ्लो में। जबकि करंट के फ्लो के लिए हम वोल्टेज का देखते थे कि वोल्टेज हाई माइनस वोल्टेज लो बटा हुआ R। तो बहरहाल इसको ओहम्स लॉ कहते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा V बटा हुआ R। तो जो कार्डियक आउटपुट की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल किसकी तरह है? ओहम्स लॉ की तरह है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि ब्लड जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है तो ये किसकी वजह से, किसके डिफरेंस की वजह से करता है? प्रेशर के डिफरेंस। मेरे भाई ब्लड जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है इसको क्यों कहते हैं? प्रेशर की वजह से। ये जा क्यों है? यहाँ से ब्लड इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर 10 है, यहाँ पे प्रेशर 5 है। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये इसी की वजह से यही ब्लड को ड्राइव करती है, ब्लड फ्लो को ड्राइव करती है, चलाती है। पॉइस वाले तो मैं कहूँगा कि ब्लड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ब्लड फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ब्लड फ्लो is inversely proportional to resistance and directly proportional to delta P. What is delta P? Difference between two pressures, high pressure and low pressure. तो जी पूरे पॉइंट पे अब जरा हम इस रेजिस्टेंस को खोल लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो हमने वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला लिखा? V इज इक्वल टू Q बाई A, कायदे आज़म। सही है। तो हमने वो डिस्कस किया कि जितना आपके पास Q ज़्यादा होगा उतना वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जितना A ज़्यादा होगा उतना वेलोसिटी
कम होगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने सारी चीज़ों को ये करके फिर हमने कहा चलो अब इस क्यू पे बात करते हैं। क्यू क्या था? ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का क्या मतलब कि इस इलाके से 1 मिनट में कितना मिलीलीटर ब्लड गुजरता है, ये क्यू था। अब ये 1 मिनट में इस इलाके से कितना मिलीलीटर ब्लड गुजरता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रेशर के डिफरेंस पे और रेजिस्टेंस पे। प्रेशर रेजिस्टेंस के डिफरेंस पे नहीं, रेजिस्टेंस पे। जितना प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जितना फ़र्क ज़्यादा होगा, उतना आपके पास ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उतना ही 1 मिनट में उस इलाके से ज़्यादा मिलीलीटर ब्लड जाएगा। जिस तरह यहाँ हमने मिसाल पढ़ी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 10 - 5 5। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 100 - 10 90। तो डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा हुआ ना, तो यहाँ पे 1 मिनट में ज़्यादा मिलीलीटर ब्लड फ्लो करेगा, यानी क्यों ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगी क्योंकि आगे रास्ता तंग है, मुखालफत ज़्यादा है। तो जितनी मुखालफत ज़्यादा होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ये ज़्यादा होगी उतना ब्लड फ्लो थोड़ा होगा। अब ज़रा इस आर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को। पता खबर है पोइस पे करना। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो है एक इक्वेशन है, सही है, वो हमारे पास पोइसिलोज़ लॉ इक्वेशन है, या जो भी आप इसको कहो, लेकिन पोइसिलोज़ इक्वेशन, ये एक बंदा था जिसने ये इक्वेशन सबसे पहले हमें बताई थी। तो देखो, जो पायस पीपल होते हैं ना, पायस किसे कहते हैं अंग्रेजी में? नेक लोग। वो बहुत ज़्यादा मुखालफत शो करते हैं, बुराई के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखालफत यानी रेजिस्टेंस कौन शो करते हैं? पायस पीपल, पायस नेक लोगों के थे। तो पाइसिलो इक्वेशन याद रखो, ये किस चीज़ के बारे में है? ये रेजिस्टेंस के बारे में। पाइसिलो ने ये कहा कि भाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8L/R⁴। अब इसमें ये कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है। उसने पाइसिलो ने यहाँ पे 8 क्यों लिखा हमें नहीं पता। हम जहाँ पर भी पाइसिलो इक्वेशन लगाएंगे वहाँ पे हम 8 लिखेंगे। ये कांस्टेंट इसको कहते हैं कि इसमें आप रद्द-बदल नहीं कर। ये मेरे ख्याल में आपके पास क्या है, विस्कासिटी ऑफ द ब्लड, कि ब्लड कितना विस्कस है। विस्कस किसे कहते हैं? देखो, मैं इधर गाढ़ा अलग चीज़ है, विस्कस अलग चीज़ है। मैं इधर पानी फेंकता हूँ, वो जल्दी इधर से इधर चला जाएगा। मैं यहाँ पे शहद फेंकता हूँ, वो स्लो जाएगा, क्योंकि शहद क्या है? विस्कस है। तो ये जो फ्लूइड है, हमारे केस में हम चूंकि ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ब्लड है। ब्लड विस्कस कितना है? देखो, जितना ब्लड ज़्यादा विस्कस होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। मतलब मैं यहाँ पे ब्लड फेंकता हूँ, मैं यहाँ पे शहद फेंकता हूँ, रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी? शहद की ज़्यादा होगी, क्योंकि शहद की विस्कासिटी ज़्यादा है। जितनी विस्कासिटी ज़्यादा, इसके नीचे एक होता है, तो ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों ऊपर है। जितनी आपके पास विस्कासिटी ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितनी आपके पास लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पाइप है, इसके अंदर मैं ब्लड फेंकता हूँ लोटे से, और मेरे पास दूसरा पाइप है, ये इसके अंदर मैं ब्लड फेंकता हूँ। किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी? इसमें, क्योंकि इसमें लेंथ ज़्यादा है। तो जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। समझ नहीं आई आपको? इसके बाद हमारे पास आती है ये R⁴। ये जो R⁴ है, R क्या है? रेडियस है। जिस चीज़ के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, जिस पाइप के अंदर, जिस वेसल के अंदर, उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस। अब रेडियस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हैं, रेजिस्टेंस रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सिर्फ सिंपल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की पावर 4 है। क्या मतलब ये, मैं ज़रा ना इसको सारी चीज़ों को छुपा के R इज इक्वल टू, ऊपर में ये 8 लिखता हूँ और पाई और L, और नीचे में ये और R⁴ लिखता हूँ। तो अब हम ज़रा बात करते हैं सिर्फ इसकी, कि रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? R के। और R क्या है?
रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल, जिस ब्लड के अंदर ये बस ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है उसका रेडियस, कितने उसका रेडियस कितना है। जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस, कम जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस। कम हो देखो एक ये ब्लड वेसल है सही और एक ये ब्लड वेसल है, किसका आर ज़्यादा है, छोटा आर रेडियस, इसका आर ज़्यादा है इसका आर ज़्यादा है। ना द रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो हम तो रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका आर ज़्यादा है रेडियस, रेडियस इसका ज़्यादा है ना, सही इसका रेडियस इतना है जबकि इसका रेडियस इतना है। तो जब रेडियस इसका ज़्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो कम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ज़्यादा होगा तो ये कम कम होगा, लेकिन ये सिंपल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। टू द पावर 4 क्या मतलब ये कि लेट सपोज आर इज इक्वल टू, ऊपर में एक लिख देता हूँ इसकी जगह और नीचे आर की पावर 4, ये सिर्फ इनका हम मुआवजना करते हैं। अब देखो मेरे पास दो कंडीशन है, यहाँ पे मैंने जो रेडियस है वो 2 की, कितने की, 2 की, 2 की पावर 4। यहाँ पे मैंने रेडियस क्या की, 4 की, 4 आर की जगह मैंने 4 लिखा, ऊपर वाला 4 तो उधर ही वैसे में। सही अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बटा हुआ 2 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ, कितना हो गया, 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 4 दफा 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, आर इज इक्वल टू 1 बटा 4 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 4 दफा 4, 4 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 4, 4 16, 16 4 64, 64 4, 100 4 4 16 6 1 असेल, 6 4 10 तो मैं 1 11, 116। 116 कितना बड़ा फर्क है, यहाँ पे 2 था तो सिर्फ 16, मैंने 4 किया तो 116 हो गया। यानी मेरा ये जुमला और से सुनो, ब्लड वेसल का जो रेडियस है रेडियस वो अगर आपके पास 1 दर्जा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कितने गुना कम होगी, 4 गुना कम होगी। सही समझ नहीं आई, क्योंकि इसकी पावर 4 है, एक रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, इसका रेडियस बढ़ाओगे मतलब आपने कितना बढ़ाया, 4 दफा बढ़ाया, क्योंकि इसकी पावर 4 है। आप इसको 2 दफा बढ़ाओगे, इसका मतलब आपने कितना बढ़ाया, 16 दफा आपने किधर, क्योंकि 2 लिखोगे तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 16, 3 दफा बढ़ाओगे तो हिसाब लगाओ। समझ आ गई इसकी कि ये जो रेडियस हैं ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सिंपल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है कि उधर से एक कम करो तो उधर से भी एक कम हुआ, नहीं, इधर से आप 1 बढ़ाओगे तो ये 4 गुना बढ़ेगा। पता खबरें पोइस पे ये बहुत जो है हमारे पास एक वो है हमारे पास, क्लियर स्वा, ये चीज़ें दा काफ़ी दिन है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली थी कि पाइसिलो एक बंदा था, उसने रेजिस्टेंस के लिए हमें एक इक्वेशन दी थी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 विस्कासिटी ऑफ द ब्लड, लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल बटा हुआ द कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, और रेडियस की पावर 4। सही है, यानी रेडियस 1 दफ़ा बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम होगी। ठीक है, यानी रेडियस का रेजिस्टेंस के साथ 4 गुना ताल्लुक है, 1 गुना ताल्लुक नहीं है। लेंथ जितनी ब्लड वेसल की लंबी होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर नीचे। ये हमने पढ़ लिया था। अब ये तो हमने एक जनरल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली थी। अगर हम हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो 2 तरीके से अरेंज्ड हैं, एक हमारे पास अरेंज्ड है पैरेलल में, एक हमारे पास अरेंज्ड है सिस्टेमिक में। ठीक है, जो पैरेलल में हमारे पास अरेंज्ड है उसमें अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेट सपोज हार्ट है, ये हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एआर्टा निकला है। ठीक है, ये एआर्टा से ब्रांचेस निकली हैं, आर्टरीज जिसको हम कहते हैं, फिर आर्टरीज से कैपिलरीज बनी हैं,
फिर कैपिलरी से वेन्यूल बने हैं, वेन्यूल छोटे वेन को कहते हैं, छोटे वेन बड़े बड़े मिल के उन्होंने बड़े वेन बनाए हैं, और इन बड़े वेन्स ने फिर मिल के बड़ा वेना केवा बनाया है, और वो वेना केवा फिर कहाँ पे आया है? राइट आर्ट्रियम में, नहीं राइट एट्रियम में। ठीक है, तो अगर आप देखें आपके पास ये जो अरेंजमेंट हो गई, इसमें अब आपके पास दो तरह की अरेंजमेंट आ सकती है। तो अगर आप एआर्टा को देखें ना, तो एआर्टा से ये लेट सपोज रीनल आर्टरी निकली गुर्दे के लिए, ये आपके पास लेट सपोज निकली मेसेंटेरिक आर्टरी इंटेस्टाइन के लिए, ये आपके पास निकली लेट सपोज कोई रेक्टल आर्टरी जो रेक्टम को सप्लाई करती है। तो ये जो आर्टरी की ब्रांचेज हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं या सीरीज में? पैरेलल हैं। ये जो है इसको पैरेलल कहते हैं, एक दूसरे के साथ ये पैरेलल है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे होगी? रेजिस्टेंस इन पैरेलल ब्लड वेसल्स, और रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज का क्या मतलब है? लेट सपोज आपके पास ये एक किडनी है, अब किडनी में एक आर्टरी इंटर हुई है ना, रीनल आर्टरी, लेट सपोज ये वाली आर्टरी रीनल आर्टरी इधर इंटर हो गई है किडनी में। अब रीनल आर्टरी की जो हैं ब्रांचेस होंगी जिसको हम क्या कहेंगे? आर्टीरियोल्स। फिर उनकी सब ब्रांचेस होंगी, बल्कि इधर मैं स्ट्रेट ड्रा कर लेता हूँ। रीनल आर्टरी आई, आर्टरी के बाद क्या होगा? आर्टीरियोल होंगे, आर्टीरियोल के बाद क्या होंगे? कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज के बाद क्या होंगी? वेन्यूल्स होंगे, वेन्यूल्स के बाद वेन होंगे। तो एक आर्गन के अंदर ये ब्लड वेसल्स एक दूसरे के साथ सीरीज में अरेंज्ड है। ठीक है, सीरीज में कहते हैं एक दूसरे के बाद, पैरेलल कहते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो एक आर्गन के अंदर जो ब्लड वेसल अरेंज होती हैं वो किस में होती हैं? सीरीज में अरेंज होती हैं। और जो मेन एआर्टा से ब्रांचें निकली हैं मुख्तलिफ आर्गन को, वो वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो अब पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होगी, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपका जो सिस्टम है ना, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जैसे ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन था, एआर्टा था, फिर इससे ब्रांचें थी, तो हम कहेंगे कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस है वो कैसी है? पैरेलल में। और जो एक आर्गन के अंदर रेजिस्टेंस है वो कैसी है? सीरीज में। इसी तरह इंटेस्टाइन में भी इसी तरह होगी, हार्ट में भी इसी तरह होगी, पेनक्रियास में भी इसी तरह होगी, ब्रेन में भी इसी तरह होगी, ये सारे आर्गन्स हैं। अब सबसे पहले हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात कर लेते हैं। जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, हमारे सिस्टम को जिसके थ्रू ब्लड वेसल सप्लाई होता है, उसमें याद रखो कि जो टोटल रेजिस्टेंस होती हैं वो हम लिखते हैं इस इक्वेशन से, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 जमा 1/r2 जमा 1/r3, यानी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ये चूंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं इसलिए हमने 1/1 इसको इस तरह याद रखो। सही है, हम इस इक्वेशन से लिखते हैं। अब R1 क्या है? ये लेट सपोज रीनल आर्टरी को सप्लाई करने वाला है। ठीक है, R2 क्या है? लेट सपोज हेपेटिक है जो लीवर को सप्लाई करता है। R3 क्या है? लेट सपोज ये कोई अदर इंटेस्टाइनल आर्टरी है या रेक्टल आर्टरी है जो रेक्टम को सप्लाई करती है। अब ये बात याद रखो कि जो टोटल रेजिस्टेंस होती हैं वो पैरेलल में, वो हम इस इक्वेशन से इस तरह लिखते हैं। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई? हाँ, अब हर आर्टरी के अंदर जो टोटल ब्लड फ्लो है उसका एक छोटा सा हिस्सा जाता है। ये टोटल ब्लड फ्लो है ना, ये आर्टा है, छोटा सा हिस्सा इधर जाएगा, छोटा सा हिस्सा ब्लड का इधर जाएगा, छोटा सा हिस्सा ब्लड का इधर जाएगा। जो टोटल रेजिस्टेंस होगी R1, R2 और R3 की, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी। ये समझने की ज़रूरत है, पदी इचोक न पई रटे हुई, इसको समझने की ज़रूरत है। लेट सपोज ये मेरे पास है R1, इसके अंदर रेजिस्टेंस है 8, ये R2 इसके अंदर रेजिस्टेंस है 8, ये R3 इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है 8।
तो इंडिविजुअल आर्टरी के अंदर रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 8 8। इसमें भी 8, इसमें भी 8। अब अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना चाहूं कि इन तीनों में टोटल कितनी है, सही तो मैं 1 2 3 क्या लिखूंगा? 32 8 ये जमा नहीं होंगे सही, ना, सही। एक दूसरे के ऊपर नीचे। सही 1 2 3 टोटल कितने हुए? 3 और इंडिविजुअल में कितनी है? 8 8। सही सही है। मैं थोड़ा सा ना इसको एक और, ये मैथमेटिक्स को आसानी के लिए एक और भी ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये R4 है, सही ठीक है। अब ये 1 2 3 4 कितनी हो गई? 4 4 बटा 8, तो 4 एकम 4। 4 4 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 4 इस पैरेलल अरेंजमेंट में 4 आर्टरी हैं, और इंडिविजुअल में कितना रेजिस्टेंस है? 8। तो 4 कम 4, 4 दूने 8, कितना हो गया? 1 बटा 2। 1 बटा 2 का आप मजीद तकसीम करो तो कितना आता है? 0.5 अब उस देखो, गौर से सुनो, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0.5 0.5 टोटल, और इंडिविजुअल का कितना है? 8। तो याद रखो, पैरेलल में जब आर्टरीज होंगी तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से थोड़ा होगा। कम होगा। सही अब अगर मैं इसके अंदर एक और आर्टरी ऐड करूं, 2 आर्टरियां ऐड करूं, चलो, 2 या बल्कि एक आर्टरी ऐड करूं, 8, तो अब क्या हो जाएगा? इसे भी करना 4 बटा 8 की जगह पे 5 5 बचा 0.5 की जगह पे ये क्या हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। 3 तो इससे हमें पता चला कि अगर आप पैरेलल में आर्टरी ऐड करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस कम होता कम होती है। तो इसी से क्वेश्चन आता होता है कि अगर किसी का हम एक आर्गन रिमूव कर दें, सही लेट सपोज हम एक बंदे का जो है वो किडनी एक रिमूव कर दें, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? increase इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने एक आर्गन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो 0.3 से ये 0.5 हो गया। सही और आप अगर एक आर्गन ऐड करते हो तो कम होगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्कुलेशन की, पैरेलल सर्किट की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पता खबर है पोइस पे, Voice ये बहुत अहम है, इसको अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। बुक लिखने वाला क्या लिखेगा? व्हेन आर्टरी इज एडेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। जैसे 4 आर्टरियां थी तो टोटल रेजिस्टेंस था 0.5, लेकिन हमने 5 भी लगाई तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 0.3, कम हो गया। ये बात लेकिन याद रखो कि हर पैरेलल ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है, प्रेशर की नहीं। हर पैरेलल आर्टरी में प्रेशर सेम होगा। जितना प्रेशर इधर है उतना प्रेशर उधर होगा, उतना प्रेशर इधर होगा, इतना प्रेशर ही उधर होगा, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट में आर्टरीज के दरमियान जो प्रेशर है वो सेम होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो टोटल जितना टोटल है इंडिविजुअल से वो कम होगा। यानी एक आर्टरी का जितना है ना, इन सब का अगर मिला लो तो वो उससे तो एक आर्टरी का ज्यादा होगा, टोटल कम होगा। फिर खबर है पॉइंट पे आगे जाऊं। इसके बाद सीरीज में है रेजिस्टेंस। सीरीज में तो आप सिंपली जमा करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये आर्टरी थी ना, मैं लिखता हूँ आर टोटल, चूंकि इसमें एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, एक दूसरे के बाद है, तो इसमें मैं एक बटा नहीं लिखता, इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ R1 जमा R2 जमा R3। इसमें R1 क्या है? R3। R2 क्या है? R3 के बाद क्या आता है? आर्टीरियोल। फिर क्या है? कैपिलरीज। फिर क्या है? लेट्स सपोज वेन्यूल। इसी तरह जो सीरीज में है, चूंकि वो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए एक बटा में नहीं लिखना है, एक दूसरे के बाद लिखना है। इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती हैं वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होती है? ज्यादा होती है। जाहिर है, लेट सपोज देखो ये R टोटल है, R1 R2 R3 R4 लेट सपोज एक है, तो 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो ये कितने हो गए टोटल? R टोटल कितना हो गया? 4। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तो 4 है, और इंडिविजुअल कितना है? 1 है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो सीरीज में जो इंडिविजुअल जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, जबकि पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से
काम होगा। जिस तरह 8 है तो ये 0 तो देख खबर है पॉइंट। अब याद रखो सीरीज में रेजिस्टेंस, देखो आर्टरी के अंदर एक रेजिस्टेंस है, आर्टेरियोल के अंदर एक रेजिस्टेंस है, कैपिलरी में है, वेन्यूल में। मैं ना ये आर्टेरियोल वाला लिख देता हूँ 2 समझाने के लिए। याद रखो कि सीरीज में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन से कहाँ पे होती है? आर्टेरियोल में। आर्टरियोल क्यों? हमने पीछे पढ़ा था, जो कि आपने रिवाइज नहीं किया, उसमें स्मूथ कि आर्टेरियोल के दीवार में जो स्मूथ मसल हैं उसके को ऑटोनॉमिक नर्व की सप्लाई आई हुई है। लेट सपोज अल्फा 1 है, अल्फा 1 इसको कंस्ट्रिक्ट करता है, जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो ये तंग हो जाता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस यानी मुखालफत ज्यादा होगी। वेला में होगा ना। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट सीरीज में कौन आपको प्रेजेंट करता है? तो इसलिए मैंने आर्टेरियोल वाला जो R2 था, आर्टेरियोल वाला, ये कितना लिख लिया? 2, ये समझाने के लिए आपको। सही हुआ? सही है। अब ये बात याद रखो, जो पैरेलल में था रेजिस्टेंस की तो हमने बात कर दी थी। प्रेशर मैंने क्या कहा था कि प्रेशर इनमें सेम होता है, लेकिन सीरीज में जब आप जाते हो तो प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ब्लड को स्लो कर रही है, ब्लड को स्लो कर रही है, और वेरी गुड, रेजिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये कॉमन सेंस भी है ना। देखो ये आर्टरी है, सही बड़ा लुमेन है इसका, फिर ये लेट सपोज हो गया आर्टेरियोल, तो ये छोटा लुमेन हो गया। तो अब जब इस तरह जाओगे, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे क्या होगा प्रेशर? तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप जाओगे वो ब्लड जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पी था, यहाँ पे छोटा पी, तो प्रेशर डिक्रीज। यहाँ तक समझ आ गई? ये था बहुत अहम टॉपिक। इसके बाद हमारे पास है अब लुमिनल फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो किसे कहते हैं और टर्बुलेंट? लेमिनर किसे कहते हैं? लेमिनर ये हैं, ब्लड अगर इस तरह हमवार तरीके से तरतीब से फ्लो करे, ये ब्लड की एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, और ये कौन सी फ्लो है? टर्बुलेंट। सही हुआ? जो लेमिनर फ्लो होती है इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रीम लाइंड है। मतलब स्ट्रीम लाइन जो है वो, इसको इस तरह समझो कि वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट लाइन में है, देखो ना, स्ट्रेट लाइन। जबकि इधर देखो ये टर्बुलेंट। ठीक है। जो रेनाल्ड नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि लेट सपोज मेरे पास ये एक ब्लड वेसल है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका रेनाल्ड नंबर कितना है, तो वो दूसरे लफ्जों में मुझसे क्या पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि लेमिनर है या टर्बुलेंट है। क्यों? क्योंकि रेनाल्ड नंबर अगर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ब्लड फ्लो टर्बुलेंट है। समझ नहीं आई आपको? रेनाल्ड नंबर अगर ज्यादा होगा इसका मतलब ब्लड फ्लो क्या है? टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट कौन सी है? ये वाली। और अगर रेनाल्ड नंबर थोड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो ब्लड फ्लो है वो क्या है? लेमिनर है। लेमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो, तो लेमिनर है। लेमिनर फ्लो स्ट्रीम लाइंड होती है, टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीम लाइंड नहीं होती। स्ट्रीम लाइन का मतलब ये सही है। रेनाल्ड नंबर की समझ आ गई ना? अब आगे जाएं। अब जो रेनाल्ड नंबर होता है, अगर रेनाल्ड नंबर ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि फ्लो क्या है? टर्बुलेंट है। अब फ्लो जब टर्बुलेंट होती है ना तो इससे एक आवाज बनती है जिसको कहते हैं ब्रूट। सही है। यानी लेट सपोज ये आपके पास रीनल आर्टरी है ना, लेट सपोज रीनल आर्टरी जो है उसके अंदर स्टेनोसिस हो गई है। अब मुझे बताओ इसके अंदर ब्लड फ्लो लेमिनर होगी या टर्बुलेंट होगी? टर्बुलेंट होगी, क्योंकि ये देखो ना, अगर ये इस तरह आने की कोशिश करेगी, यहाँ टकराएगी, ये रुक जाएगी, ये रुक जाएगी, ये रुक जाएगी, तो यहाँ पे सारी तरतीब क्या हो जाएगी? उल्टी पुल्टी हो जाएगी, इस तरह ब्लड फ्लो होगी। तो यहाँ से इस आर्टरी से एक आवाज बनेगी जिसको क्या कहते हैं? देखो ब्लड जब तरतीब से जाता है तो आवाज बहुत थोड़ी होती है,
लेकिन ब्लड जब इस तरह करके जाता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, उसको ब्रूट्स कहते हैं। ये अगर आप इसके ऊपर स्टेथोस्कोप रखोगे तो आपको सुनाई देंगी। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए क्या करते होते हैं, ब्रूट्स रख के स्टेथोस्कोप रख के चेक करते हैं कि ब्रूट्स वगैरह तो नहीं है यहाँ पे। अगर हैं तो क्या हो सकती है, यहाँ पे स्टेनोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से लेमिनर फ्लो ख़राब हो गई है और टर्बुलेंट हो गई है। टर्बुलेंट होगी तो इससे ये ब्रूट्स वाली आवाज़ आपको सुनाई देगी और उससे फिर आपको सही सा याद रखो कि ब्लड वेसल से जो आपको साउंड, ब्लड वेसल के अंदर अगर कोई साउंड बन रही है ना तो उसको क्या कहते हैं, ब्रूट। तो कहते हैं आवाज सोचते बल पलदाले रायसा, उसको ब्रूट कहते हैं। और हार्ट के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल आवाज पैदा हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मरमर। मरमर। ब्लड वेसल में अगर कोई एबनॉर्मल साउंड पैदा हो रही है उसको क्या कहते हैं, ब्रूट। हार्ट के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल साउंड पैदा हो रही है उसको क्या कहते हैं, मरमर। हार्ट के अंदर नॉर्मली साउंड पैदा होती है ना, वो लब डब, वो क्या है, S1 बंद हुआ S2 बंद हुआ, S1 बंद हुआ S2 बंद हुआ, S1 सॉरी माइट्रल और ट्राइकस्पिड बंद हुए उसे S1 बना, एआर्टिक और पल्मोनिक वाल बंद हुए S2, माइट्रल और ट्राइकस्पिड बंद हुआ S1, एआर्टिक और ट्राइकस्पिड पल्मोनरी बंद हुए S2। ये तो नॉर्मल साउंड है। अगर कोई S3 भी आ रही है, कोई S4 भी आ रही है तो ये एक इजाफी पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल साउंड है। तो हम कहेंगे कि ये आपके पास जो है, मतलब ये है कि हार्ट से अगर कोई एबनॉर्मल साउंड आ रही है उसको आप मरमर कहते हो। ब्लड वेसल से अगर कोई एबनॉर्मल साउंड आ रही है वो ब्रूट है। ब्लड वेसल से एबनॉर्मल साउंड के आने की एग्जांपल मैंने आपको दी कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो लेमिनर की बजाय टर्बुलेंट हो गई और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो फिर आवाज़ पैदा करेगी जिसको हम ब्रूट कहते हैं, वो आपको स्टेथोस्कोप के जरिए से सुनाई देगी। पता खबर है। अब देखो लेमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कब कन्वर्ट होगी, दो केसेस में। और ये देखो ना, यहाँ पे लेट सपोज रेनाल्ड नंबर इतना है ना, तो टर्बुलेंट में रेनाल्ड नंबर कितना होता है, ज्यादा। जितना रेनाल्ड नंबर ज्यादा होगा उतना हम कहेंगे कि ब्लड फ्लो क्या है, टर्बुलेंट है। तो खबर है पोइस पे करना, आगे जाऊं मैं। अब देखो ब्लड फ्लो का टर्बुलेंट होना यानी रेनाल्ड नंबर का ज्यादा होना किस वजह से हो सकता है। काज नंबर 1 क्या है, ब्लड की विलासिटी ज्यादा हो गई। देखो यहां पे ब्लड लेट सपोज 10 मिलीलीटर पर मिनट जा रहा है, यहां पे लेट सपोज ब्लड फ्लो 60 मिलीलीटर पर मिनट जा रहा है। स्पीड कहां पे ज्यादा हो गई, स्पीड यहां ज्यादा हो गई ना। 1 मिनट में 60 मिलीलीटर गुजरा, यहां पे 1 मिनट में सब। तो जितना ब्लड तेजी से दौड़ेगा उतना तरतीब खराब होगी और टर्बुलेंस होगी। जितना ब्लड स्लो जाएगा उतनी तरतीब स्ट्रीम लाइन होगी और फ्लो लेमिनर फ्लो होगा। जितना ब्लड स्पीड से जाएगा उतना फ्लो स्ट्रीम लाइन नहीं होगा, यानी टर्बुलेंट होगा। पॉइंट्स वाले ब्लड की वेलोसिटी कब ज्यादा होती है, अगर क्या हो जाए मिसाल के तौर पर नैरो ब्लड वेसल। इसकी मिसाल मैंने अभी आपको कहाँ पे दी, ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये रीनल आर्टरी थी लेकिन इसके अंदर स्टेनोसिस हो गई, ये तंग हो गया तो अब ये नैरो हो गया। देखो ना, ये नैरो हो गया तो ब्लड फ्लो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लड वेलोसिटी क्या हो जाएगी। जब ब्लड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मैंने क्या कहा कि जितनी स्पीड से जाओगे वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी टर्बुलेंस होगी। वाले दूसरा क्या है, अगर ब्लड की विस्कासिटी कम हो जाए, देखो अगर ब्लड की विस्कासिटी कम हो जाए, देखो यहाँ पे लेट सपोज मैं शहद फेंकता हूँ तो शहद तो बहुत स्लो हो जाता है, और मैं यहाँ पे पानी फेंकता हूँ तो पानी तो बहुत तेजी से जाता है। तो लेट सपोज अगर हम सिर्फ ब्लड की बात करें, ब्लड की लेट सपोज ये एक ब्लड वेसल है, ये दूसरा ब्लड वेसल है, यहाँ पर भी ब्लड जा रहा है, यहाँ पर भी ब्लड जा रहा है। यहाँ पर ब्लड की विस्कासिटी इतनी है, यहाँ पे ब्लड की विस्कासिटी इतनी है, तो स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी, स्पीड इसमें ज्यादा होगी भाई। विस्कासिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वो गाढ़ा है, उतना वो स्लो जाएगा। शहद की विस्कासिटी बहुत ज्यादा है इसलिए शहद बहुत स्लो जाएगा। तो जब विस्कासिटी ज्यादा होगी तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी,
कम होगी, स्पीड कम होगी तो फ्लो क्या होगा, लेमिनर होगा। देखो 10 मिलीलीटर पर मिनट, अगर स्पीड ज्यादा हो 60 मिलीलीटर पर मिनट तो टर्बुलेंट होगा। तो विस्कासिटी अगर ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम हो तो फ्लो क्या होती है, लेमिनर। और अगर विस्कासिटी कम हो तो टर्बुलेंट, तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट। मिसाल, अब विस्कासिटी कम कैसे हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को इनीमिया हो जाए, देखो इनीमिया का क्या मतलब, इनीमिया का मतलब यह है कि इस बंदे का जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर, मैं एक जनरली आपको समझा रहा हूँ, आरबीसीज कम हो गए हैं। लेट सपोज 1 2 3 4 5 आरबीसी, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल हो गया। अब अगला ब्लड वेसल है, उसमें आपके पास लेट सपोज आरबीसीज हैं 50, आरबीसीज कम हो गए, इसको हम क्या कहेंगे कि इनीमिया हो गया। या आरबीसीज के कम होने को हम कहते हैं कि हेमाटोक्रिट कम हो गया। क्या कम हो गया, हेमाटोक्रिट कम हो गया, मतलब इनीमिया हो गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे इनीमिया नहीं है, यहाँ पे आरबीसीज क्या है, ज्यादा है। लेट सपोज नॉर्मल से ज्यादा है, तो अगर नॉर्मल से आरबीसी ज्यादा हो, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया, आरबीसी कम हो गए, हेमाटोक्रिट भी कम हो गई। पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी नॉर्मल से भी ज्यादा हो गए, हेमाटोक्रिट क्या है, हेमाटोक्रिट भी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो इन दो में से किसकी विस्कासिटी ज्यादा होगी, पॉलीसाइथीमिया वाले की विस्कासिटी ज्यादा है, क्योंकि उतना ही ब्लड है, लेकिन इसमें आरबीसी ज्यादा है, तो ये यूं समझो कि एक किस्म का गाढ़ा है, तो ये बहुत स्लो जाएगा, तो इसकी विस्कासिटी क्या है, और इसमें थोड़े आरबीसीज हैं, तो ये गाढ़ा नहीं है इतना, तो इसकी विस्कासिटी कम है। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, ये विस्कासिटी जिसकी ज्यादा है यार, ये तो ना, जिसकी कम है, इसमें स्पीड ज्यादा होगी। क्यों का ज्यादा होगी, इसकी विस्कासिटी कम है। तो फिर क्या होगा अगर विस्कासिटी कम हो, स्पीड ज्यादा, ये टर्बुलेंट फ्लो। तो क्यों इसकी स्पीड ज्यादा है अगर विस्कासिटी कम है, इसका ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसकी। हाँ, तो क्यों ज्यादा है, विस्कासिटी कम होने की वजह से वेलोसिटी क्यों ज्यादा है, सोचते बल पलाओ। अब बताओ मुझे क्यों ज्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस। देखो जितनी विस्कासिटी कम होती है, मतलब ये चीज उतनी कम गाड़ी है, तो कम गाड़ी चीज तो जल्दी भागती है। ये ज्यादा विस्कासिटी, ये ज्यादा गाढ़ा, ये शहद, ये पानी, सही नहीं, जहाज सही, पपोइस वाले। तो इनमें ये फर्क है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक बंदे को इनीमिया हो गया, तो उसमें ब्लड फ्लो के क्या होने का खतरा ज्यादा है, लेमिनर या टर्बुलेंट, यार लेमिनर तो स्लो है 10 ml पर, कुछ यो नहीं आखो भाई, तू के वही तू के कपा पोए खो टिक तक नहीं जे उरी ब्यादा पूरा तकरीर दर तक कवाइस ना पोए। अब आ जाओ शेयर की तरफ। शेयर किसे कहते हैं, SHEAR। देखो लेट सपोज ये आपके पास एक ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में एक लेयर यहाँ पे है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। अब देखो ये जो साइड वाली लेयर है, ये दीवार के साथ क्या कर रही है, तो यहाँ पे इस लेयर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। मैंने ये छोटा भी लिखा। दरमियान वाली जो है वो कहीं किसी के टकरा नहीं रही, तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये जो सेंट्रल में ब्लड फ्लो की जो वेव्स हैं और पेरिफेरी में जो ब्लड वेव्स की वेव है, इन दो के दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, शेयर। शेयर क्यों आती है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ब्लड, डिफरेंट लेयर ऑफ ब्लड ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज। इसकी वेलोसिटी दरमियान वाली की ज्यादा, इसकी वेलोसिटी
इसकी वेलोसिटी कम है। कम। इवन जो दीवार के साथ जो वेव्स लग रही होती है ना, उसके बारे में हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी तकरीबन 0 होती है। वेलोसिटी ऑफ द ब्लड इज 0 एट द वॉल। Wall. पोइनस पे। Pose. और हाईएस्ट कहाँ पे होती है? सेंटर में। Center में। अब फर्क कहाँ पे ज्यादा होगा? देखो ये एक लेट सपोज इसकी स्पीड है 5, 5, इसकी स्पीड है 4, 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4 और इसकी 0। तो पेरिफेरी में फर्क ज्यादा हो गया ना। 4 माइनस 0 4 माइनस 4, 4। और यहाँ पे फर्क कितना है इसमें और इसमें? 1, 5 माइनस 4 1। 1। तो फर्क कहाँ पे ज्यादा है? फर्क नियर टू वॉल पेरिफेरी जिसको कहते हैं, पेरिफेरी साइड पे। साइड तो पेरिफेरी में फर्क ज्यादा है ना, इसलिए हम कहते हैं कि शेयर जो है वो पेरिफेरी में ज्यादा होता है और सेंटर में कम होता है। लोवेस्ट होता है, क्योंकि सेंटर में ब्लड की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इतना फर्क नहीं होता उनमें। बड़ी खबर है पोइस पे। शेयर क्या है? डिफरेंट ब्लड वेव्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो करती है। जो पेरिफेरी में वेव्स हैं वो स्लो जाती हैं, जो वेव बिल्कुल ब्लड वेसल के साथ है वो तो उसकी तो वेलोसिटी 0 होती है। तो पेरिफेरी में फर्क ज्यादा होगा। फर्क मनफी करके मालूम करते हैं। ये एक वेव है, इसकी 4 है, जो ब्लड वेसल की बिल्कुल साथ है, इसकी 0 है, तो 4 माइनस 0 ये फर्क निकला है ना। 4 तो साइड में शेयर क्या हो गया? पदे खबर है पोइस पे। आगे जाऊं, इसके बाद आती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का अगर सिर्फ इंग्लिश में सिंपल माना निकाला जाए तो काबिलियत। देखो ये एक टैंकी है, इसके अंदर 10 गिलास पानी आता है। ये दूसरी टैंकी है, इसके अंदर 50 गिलास पानी आता है। तो कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा है? 50 एक बैटरी है वो 1000 वोल्टेज स्टोर कर सकती है, एक बैटरी है वो 15,000 करंट स्टोर कर सकती है। कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा है? 15। इसी तरह ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर आप 10 ml ब्लड स्टोर कर सकते हो। एक ब्लड वेसल है, उसके अंदर आप 50 ml ब्लड स्टोर कर सकते हो। कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा है? 50। कैपेसिटेंस ब्लड वेसल्स में कौन से वेसल की सबसे ज्यादा है? आर्टा की, आर्टरी की, कैपिलरी की या वेन की? वेन की। इसीलिए हम वेन को गोदाम भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लड स्टोर होता है, वहां पे ब्लड स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है। क्यों कैपेसिटी ज्यादा है? क्योंकि वेन की जो दीवारें हैं, हमने पढ़ा था, उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू नहीं है। तो आप इसके अंदर ब्लड घुसाते जाओ, वो इस तरह फैलता जाएगा, उसको जगह देता जाएगा, ठीक है, देता जाएगा। इलास्टिक टिश्यू तो है नहीं कि वो दोबारा से रिकोइल करके ब्लड को पंप करके आगे फेंक दे। समझ नहीं आई? तो कैपेसिटेंस की समझ आ गई। सबसे ज्यादा किसकी होती है? वेन की। क्यों? क्योंकि वेन ज्यादा डिस्टेंडेबल है। वेन ज्यादा डिस्टेंसेबल है। वेन ज्यादा डिस्टेंसेबल है। क्यों ज्यादा डिस्टेंसेबल है? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक, दीवारों में इलास्टिक टिश्यू नहीं है। इसी तरह आपके पास जो है, अब देखो जो कैपेसिटेंस है, इसकी हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? दिस कैप इज अ, फार्मूला क्या है? दिस कैप इज अ वेरी प्रीशियस। प्रीशियस किसे कहते हैं अंग्रेजी में? कीमती को। दिस कैप इज वेरी प्रीशियस। तो कैप से कैपेसिटेंस, वी से आपके पास हो गया वॉल्यूम, और पी से आपके पास हो गया प्रेशर। और से सुनो, देखो जितना वॉल्यूम ज्यादा, जितना आप वेन के अंदर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम स्टोर करोगे, उतना हम कहेंगे कि इस वेन की कैपेसिटेंस ज्यादा है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी। प्रेशर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेन की कैपेसिटेंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि वेन में प्रेशर कम है। और वेन में प्रेशर क्यों कम है? क्योंकि वेन की दीवारों में इलास्टिक टिश्यू नहीं है कि जो रिकोइल करके यहाँ पे इस ब्लड को प्रेस कर दे और प्रेशर को बढ़ा दे।
तो चूंकि वेन में प्रेशर थोड़ा है इसलिए वेन की कैपेसिटेंस ज़्यादा ज्यादा है, आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, उसमें स्मूथ मतलब इलास्टिक इलास्टिक टिश्यू है वो रिकोइल करके ब्लड को प्रेस करते हैं, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, चूंकि ब्लड का प्रेशर वहां पे ज्यादा है इसलिए उनकी कैपेसिटेंस कम वो ब्लड को स्टोर नहीं कर नहीं कर सकते, वेन कर सकता है। पदे खबरें बंदे पोइस पे इस फार्मूले से हमें ये भी पता चला कि कैसे आप प्रेशर चेंज के प्रेशर चेंज करने के साथ वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज करने के साथ वॉल्यूम। ये आपके पास लेट सपोज एक ब्लड वेसल है, उसी ही साइज का ये दूसरा ब्लड वेसल है, यहाँ पे लेट सपोज 10 ml ब्लड है, यहाँ पे लेट सपोज 10 ml ब्लड है। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूं 5 और इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूं 50, तो कौन से वाले में ब्लड ज्यादा रह जाएगा, कहां से ब्लड भाग जाएगा, कहां से ब्लड भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 का प्रेशर लगाओगे तो 10 में से तो 8 चले जाएंगे, सिर्फ 2 ml ब्लड रह जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि कैसे प्रेशर लगाने से, प्रेशर ज्यादा और कम करने से वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है, प्रेशर कम और ज्यादा करने से कैसे वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है। कभी कभी वो इस तरह क्वेश्चन देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द वॉल्यूम चेंज इन रिस्पांस टू प्रेशर चेंज। तो ये क्योंकि इसमें वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, प्रेशर चेंज करो वॉल्यूम चेंज होता है। समझ नहीं आई, ये हो गया। अच्छा अब मैंने बता दिया कि कैसे कैपेसिटेंस जो है वो वेन की ज़्यादा होती हैं आर्टा की निस्बत, सही है। वेन के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर प्रेशर, लेट सपोज ये वेन है, ये आर्टरी है, आर्टरी में प्रेशर 50 है, वॉल्यूम थोड़ा 10 में से 2 रह गया है। यहाँ पे वेन में प्रेशर 5 है तो 10 में से 8 रह गया है। तो वेन के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा क्योंकि वेन के ऊपर प्रेशर, वेन के अंदर प्रेशर कम, और इस वॉल्यूम को हम कौन सा वॉल्यूम कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम, क्योंकि इसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं है, जबकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इसलिए इसमें जो थोड़ा सा है ये स्ट्रेस्ड वॉल्यूम है। ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तर्जीह पूरे पॉइंट पे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर वेन की कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाए तो वेन के अंदर जो अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वेन के अंदर अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा है। और ये कौन सा वॉल्यूम में होगा, अनस्ट्रेस्ड। वेन के अंदर अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम होता है, आर्टा के अंदर स्ट्रेस्ड वॉल्यूम होता है। क्यों, क्योंकि आर्टा में प्रेशर ज्यादा है इसलिए उस वॉल्यूम के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होगी। वेन में प्रेशर कम है इसलिए उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगी तकरीबन, तो वो अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम है। तो देखिए पूरे पॉइंट पे इसमें एक फाइनल बात करता हूँ फिर रेस्ट करते हैं। देखो उम्र के साथ कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, एज के साथ। लेट सपोज ये एक बंदा है 30 साल का, ये एक बंदा है 80 साल का, ये इस बंदे की वेन है, ये इस जवान बंदे की वेन है। दोनों में कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा होगी, ये बूढ़े कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा होगी, बूढ़े की कम होगी कैपेसिटेंस। क्यों, वेन देखो भाई, हम कैपेसिटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा होती है, वेन की, तो हम वेन की बात कर रहे हैं। तो एज के साथ कैपेसिटेंस कम होती है, याद रखो। क्यों, क्योंकि एज के साथ ब्लड वेसल की जो दीवारें होती हैं वो स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो जब सख्त हो जाती है तो उसकी जो डिस्टेंसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। वो अब जोर से आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इसको डिस्टेंस करने में, खोलने में, इसके अंदर ज्यादा ब्लड स्टोर करने में। ज्यादा ब्लड स्टोर होगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगी ना। ये चूंकि स्टिफ हो गई हैं दीवारें एज के साथ, तो स्टिफनेस की वजह से ये डिस्टेंस बड़ी मुश्किल से होंगी। तो हम कहेंगे कि इनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इतनी होगी, जबकि जवान बंदे में कैपेसिटेंस इतनी हो। पदे खबरें पहुंच कैपेसिटेंस ऑफ द, सॉरी ये हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्टरी की। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, आर्टरी की। आर्टरी की भी एक कैपेसिटेंस होती है ना, जैसे तोड़ी थी हैं तो ना, और वो तोड़ी क्यों थी,
प्रेशर की वजह Pressure से, की वजह से। स्ट्रेस की वजह से। Stress बूढ़े बंदे में ये कैपेसिटेंस आर्टरी की और भी कम हो जाती है। वैसे तो वेन के मुकाबले में जवान बंदे में भी कम है, लेकिन जब बंदा बूढ़ा होता है तो मजीद कम हो जाती है ये कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि आर्टरी की दीवारें क्या हो जाती है? stiff है, स्टिफ हो जाती हैं। तो जब वो स्टिफ हो जाती हैं तो उनकी डिस्टेंसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम। कम तो जब डिस्टेंसिबिलिटी कम होगी तो कैपेसिटी भी कम हो गई, कम तो कैपेसिटेंस भी कम हो गई। बड़ी खबर है हो। चलो।